हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू साइंस ट्यूशन हब। आई होप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा कौन सा चैप्टर है? आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके साथ ही कंटिन्यूटी में है बहुत सारी उनकी चीजें, इस चैप्टर में भी हम देखेंगे। तो बच्चों, ग्रेविटेशन क्या? हम डेली लाइफ में फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं। हमने कोई बॉल ऊपर फेंकी, वो नीचे क्यों आ रही है वापस? एक सर्टेन हाइट तक वो जाएगी, उसके बाद वो नीचे आएगी। वाई? जो मून है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई फोर्स होगा ना जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों ऐसे ही ये हमारे न्यूटन साहब है। ये क्या, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो एक एप्पल नीचे गिरा। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है जो ये एप्पल नीचे ही आया। इसका मतलब कोई फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एप्पल नीचे आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर एप्पल पे कोई फोर्स लग रहा है तो हो सकता है कोई फोर्स मून पे भी लग रहा हो। तभी वो उसके अराउंड, अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बच्चों देखो, ये बच्चा, इसने बॉल नीचे फेंकी, वो नीचे ही क्यों गई, ऊपर क्यों नहीं चली गई? मून है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये कोई बॉल है, ये नीचे ही क्यों आ रही है बच्चों, ऊपर क्यों नहीं जा रही? इसका मतलब क्या है, कोई फोर्स है जिसकी वजह से सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। वो फोर्स कौन सा है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फिनोमेना को क्या बोले हम? ग्रेविटेशन। अब बच्चों आगे देखते हैं। देखो बच्चों, मून है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। देखो इधर आओ, दिस इज अर्थ, ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में मून, दिस इज आवर मून, मून इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? यस, वेलोसिटी में चेंज कैसे हो रहा है? वो एक कॉन्टिन्यूस, एक यूनिफॉर्म स्पीड से तो चल रहा है, बट उसकी यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंड डायरेक्शन में अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है। एक्सेलरेशन कैसी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों देखो, ये मून है, ये सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई तो फोर्स होगा जो इसको यहाँ पर बांध के रखा हुआ है। हमने पढ़ा है ना, टेंजेंट के अलोंग, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई फोर्स लग रहा है तभी तो ये इसी पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर इसमें कोई फोर्स नहीं होता तो क्या होता, ये अलोंग द टेंजेंट स्ट्रेट निकल जाता, एक यूनिफॉर्म मोशन करता और ये स्ट्रेट निकल जाता। कोई तो फोर्स होगा जो इसे क्या कर रहा होगा, कंपेल कर रहा होगा कि इधर ही आए, इधर ही आए, इसकी डायरेक्शन चेंज होए। इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स क्या करे, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं हम, वो यहाँ पर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वहां से दूर नहीं जा रहा। दूर जाएगा तो वो कैसे जाएगा? अलोंग द टेंजेंट वो निकल जाएगा, बट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चों पहले हम यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है बच्चों? एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। नॉट ओनली कि अर्थ ही अट्रैक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को, बट मैं हूं, मेरे साइड में कोई और खड़ा है, हमारे बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कोई दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना कम होता है दैट इट इज नेग्लिजिबल, वो दिखाई नहीं देता, बट there is force of attraction between two masses with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये बच्चों लॉ है, इसको इसी फॉर्म में याद करना है, इसमें हम अपना चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने जो बोला हम वो करके देखें। दो मासेस है बच्चों, एक बॉडी ये
दूसरी बॉडी ये, इन दोनों का सेंटर, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी हैविंग मास कैपिटल एम, ये मास हम इसको दे देंगे स्मॉल एम। ये इसके बीच का ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बच्चों हमेशा सेंटर से लेना है। हम किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस लेंगे वो उस दो बॉडीज के सेंटर से लेंगे। तो ये हमने ले लिया डी। अब देखो बच्चों, ऊपर स्टेटमेंट है, ये क्या बोल रही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, and force is inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें तो force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब हमें ये proportionality का साइन हटाना है बच्चों, तो क्या हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पे। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, जी। अब जी क्या होता है बच्चों, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कि कहीं पे भी ले जाओ इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। हम किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, वहां पे भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। हम किसी दूसरी कंट्री में हैं, हम जमीन पे है, पानी में, कहीं पे भी इसकी वैल्यू विल रिमेन सेम। और वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू बच्चों अच्छे से याद कर लो, बिकॉज ये वैल्यू ऐसी है कि हर न्यूमेरिकल में यूज होगी ये वैल्यू। एंड ये वैल्यू बहुत बार होता है क्वेश्चन में गिवन होती है, बट बहुत बार होता है कि गिवन नहीं होती है, तो हमें ये वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बच्चों देखो, यहाँ पे हमने ये निकाल लिया फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन। अब हमें यहाँ पे मास की यूनिट पता है दोनों, हमें डिस्टेंस की यूनिट पता है, फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, बट क्या हमें जी की यूनिट पता है, नहीं पता। तो अब हम जी की यूनिट निकालेंगे, इधर आओ। देखो जी की यूनिट निकालनी है, हमने फॉर्मूला पढ़ा जी इंटू मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी स्क्वायर। अगर हमें जी की यूनिट निकालनी है, जी को एक तरफ कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ हो जाएंगी। एफ इंटू डी स्क्वायर, डी यहाँ पे चला जाएगा। अब जी की देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, हमें पता है न्यूटन होती है। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। ऐसा यूनिट क्या होती है, कोई भी हम लेंथ मेजर करें तो उसकी मीटर होती है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर। मास किस में करते हैं बच्चों, हम केजी में करते हैं ना। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ जी। जी इज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब वापस चलते हैं वहां पर। ये जी किसने दिया था बच्चों, ये जी दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। अब बच्चों यहाँ पे आओ, देखो रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी मास है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा हमें। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, एवरी मास अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कोई भी दो बॉडीज है वो आपस में क्या करेंगे, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टोन नीचे आ रहा है तो वो दूसरी जो अर्थ है, अर्थ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बट हम तो देखते हैं कि सिर्फ जो अर्थ है वो ही स्टोन को अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ स्टोन को कैसे अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि स्टोन क्या है, नीचे आ रहा है। बट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर अर्थ स्टोन को अट्रैक्ट कर रही है तो स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है वो स्टोन पे भी लग रहा है। इधर देखो बच्चों,
देखो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, इज इक्वल के इक्वल होता है। अगर वो नीचे फोर्स लगा रहा है तो वो क्या, हम उसे बोल सकते हैं एम ए, बोल सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या, ए जो होगा, ए विल बी जी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लगा रही है। अब इसको हम ऐसे लिख दे तो क्या ये गलत होगा? नहीं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, दिस और दिस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मास का क्या, एक्सेलरेशन से इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी। स्टोन का मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है, अर्थ से ज्यादा है। फोर्स दोनों इक्वल लगाएंगे, जितना स्टोन अर्थ पे लगाएगा उतना ही अर्थ स्टोन पे लगाएगी। बट क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। और क्योंकि जो स्टोन है उसका मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, हमें दिखाई देगी। In case of freely falling stone and earth, stone is attracted towards earth, means earth attracts the stone. Earth क्या कर रही है, stone को attract कर रही है। According to Newton's third law of motion, the stone should also attract the earth. अब Newton's third law क्या बोलता है, every action has equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction मतलब earth भी फिर stone को भी earth को attract करना चाहिए ना। But according to Newton's third law of motion, the stone should also attract the earth. It is true that stone should also attract the earth with the same force. Force is equals to ma. But due to very less mass of the stone, the acceleration in it is 9.8 meter per second square. And the acceleration of earth towards the stone is 1.65 into 10 raised to the power -24। बच्चों -24, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी कम होगी कि वो हमें दिखाई भी नहीं देगी, विच इज नेग्लिजिबल एंड वी कैन नॉट फील इट। तो वो इतनी नेग्लिजिबल होती है कि अर्थ एक्सेलरेट कर रही है, हमने ये नहीं बोला कि अर्थ एक्सेलरेट नहीं कर रही, बट वो इतना कम एक्सेलरेशन कर रही है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, वी कांट फील इट। अब आगे चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। The mass of Earth is 6 into 10 raised to the power 24 kg. Mass of Earth कितना है? 6 into 10 raised to the power 24 kgs. And that of the moon is, mass of moon कितना है बच्चों? 7.4 raised to the power 22 kg. And distance between Earth and the Moon is 3.84. डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से। 3.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 किलोमीटर। बच्चों ये किलोमीटर में है, हम तो एसआई यूनिट में चलते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करें मतलब 10 की पावर 3 से, ये कितना आ जाएगा 3.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3। जब मल्टीप्लिकेशन में होती है तो यूनिट्स ऐड हो जाती है बच्चों, तो ये कितना हो गया, अभी ये मीटर्स में हो गया ये। अब हमारे पास डाटा आ गया है, अब हमें क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून। फोर्स कितना एक्सर्ट किया अर्थ ने मून पर। अगर यहाँ पे ये बोल देता कि फोर्स कितना एक्सर्ट किया मून ने अर्थ पे, तो भी बच्चों हम सेम चीज निकालते हैं, बिकॉज क्या होता है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो मून ने अर्थ पे जितना लगाया उतना ही अर्थ ने मून पे लगाया। फोर्स देखो G इंटू, हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, यस। इससे क्या करेंगे, G की वैल्यू हमें याद है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। मास, सपोज कैपिटल मास हम ले रहे हैं, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल मास ले रहे हैं, मास ऑफ मून।
मास ऑफ अर्थ कितना है बच्चों? 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ मून कितना है? 7.4 इंटू 10⁻22। डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों हमें? 3.84 इंटू 10⁸8। ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज गिवन है। यस। अब क्या इसका हम करेंगे बच्चों स्क्वायर, डिस्टेंस का हम करेंगे स्क्वायर। फोर्स निकालना है, अब यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे। ये बच्चों हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। देखो कितना इजी था ये, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी थी, हमें फॉर्मूला पता था, हमने हमें सारी वैल्यूज दे दी थी। यहाँ से वैल्यूज पुट करके हम अपना आंसर निकाल देंगे। आंसर किस में आएगा बच्चों? न्यूटन में, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स निकाला है। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। अब आगे चले। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम ये ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो इसका कोई यूनिवर्सल इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी तो होनी चाहिए ना, ताकि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हम डेली लाइफ फिनोमिना में देखते हैं वो चीज, तभी हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये ग्रेविटेशन का क्या क्या हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। हम जो धरती पे खड़े हैं, हमें कोई फोर्स ने अट्रैक्ट कर रहा है तभी हम यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं, अदरवाइज क्या होता, हम भी कहीं उड़ रहे होते। बट ऐसा नहीं होता, हम क्या धरती पे खड़े रहते हैं। वी आर बाइंड टू द अर्थ। सेकेंड क्या, जो मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, हाँ मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पे। जो सारे प्लैनेट्स है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? अगर बीच में कोई फोर्स नहीं होता, सन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा होता तो क्या करते वो? अलोंग द टेंजेंट वो चले जाते ना। सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है, ये यहाँ पे बीच में क्या है? सन है हमारा, ग्रीन सन। ये सारे प्लैनेट्स देखो बच्चों यहाँ पे इस पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाता तो क्या होता बच्चों? ये प्लैनेट क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट होते? तभी तो ये कोई फोर्स लग रहा है तो ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई फोर्स ही नहीं होता तो ये क्या होता? अलोंग द टेंजेंट कहीं पर भी ये क्या होते? यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन करते ना। तो ये बार बार अपनी वेलोसिटी क्यों चेंज करते? नहीं करते। तो ये क्या यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं रिवॉल्व। अब उसके बाद क्या है? जो टाइड्स होती है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, वो किसकी वजह से होती है? वो भी बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही वजह से होती हैं। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, हम धरती पे खड़े हैं। मून ऑफ मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मोशन ऑफ अर्थ, इवन सारे प्लैनेट्स अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। जो भी टाइड्स होती है वो किसकी वजह से? मून और सन के अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। आगे चले। अब बच्चों हम देखेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है बच्चों? मैंने कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी, वो एक वेलोसिटी अटेन करेगा और क्या होगा? जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी सॉरी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक वो ऐसी हाइट रीच करेगा एक सर्टेन पॉइंट जहां उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगा? बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ वापस उल्टी मोशन शुरू करेगा और वो नीचे आएगा। सिमिलरली हमने कोई बॉल ऊपर से रिलीज की, ऊपर से रिलीज की तो क्या हुआ बच्चों? वो बॉल क्या करेगी? वो बॉल नीचे आएगी। यस डेफिनेटली वो नीचे आएगी और कोई वेलोसिटी अटेन करेगी। अब बच्चों यहाँ पे दो चीजें समझो। बॉल नीचे आ रही है, क्या उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है? नो। ये हमने यहाँ से बॉल को रिलीज किया, ये सपोज ये बॉल है, इसको हमने रिलीज किया तो इसके डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। वो एक फ्री फॉल कर रहा है, बट इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? इनिशियली 0 थी। यहाँ पे आके कोई वो वेलोसिटी अटेन करेगा, वेलोसिटी में चेंज आया।
अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है। एक्सेलरेशन क्यों हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम ए को क्या डिनोट करेंगे, जी। स्मॉल जी क्या करता है बच्चों, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ ने फोर्स लगाया, अर्थ ने कोई फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या आ रहा है उसमें, एक्सेलरेशन अटेन कर रहा है। तो दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे पढ़ते देखो, when an object is thrown upward, it reaches certain height, then it starts falling down towards the earth. It because the earth's gravitational force exerts on it. देखो बच्चों, कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो उसी मोशन में चलना चाहेगी, उसका इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहेगा। तो क्या है, हमने कोई बॉडी ऊपर फेंकी, वो यूनिफॉर्म मोशन में जाती, बट नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा था, कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो क्या हो रहा है बच्चों, उसकी वजह से वो बॉडी ऊपर जा रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम 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 हो रही है, और एक टाइम पे आके वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। को जो अर्थ के इन्फ्लुएंस में उसका फॉल हो रहा है, दैट इज फ्री फॉल, कोई और एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लग रहा है। During free fall, direction do not change, but velocity continuously changes, which is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. Its unit is same as the acceleration, meter per second square. अब बच्चों देखो, हम small g निकालते हैं। देखो, हमें फोर्स का पता है, F is equals to ma. A is what, acceleration, but यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, acceleration due to gravity. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन उसका हो रहा है उसको हम लिख देंगे F is equals to mg। ये हमारे पास एक आ गया। दूसरा फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला, क्या, G, F is equals to gm into m into d square। अब बच्चों देखो, सपोज ये एक बॉडी का मास हमने कैपिटल एम लिया, एक बॉडी का मास हमने स्मॉल एम लिया है। अब हम इन दोनों का इक्वेट कर देंगे, है तो दोनों फोर्स ही ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया है तो दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एम हमने ले लिया सपोज मास ऑफ अर्थ। अभी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, अर्थ पे कर रहे हैं ना। तो कैपिटल एम ले लिया हमने मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम ले लिया हमने मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो जी का क्या फॉर्मूला आया, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अब बच्चों जी एम अपॉन डी स्क्वायर क्या आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो कोई बच्चों, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि बाहर स्पेस में खड़ा है अर्थ के ऊपर, दैट मीन्स कि वो सरफेस पे खड़ा है अर्थ के। दिस इज अर्थ सेंटर। अब वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे हमें उसकी जी फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस हम कितना लेंगे बच्चों, डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, आर के इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, सर्कल का ये पार्ट क्या होता है, ये रेडियस होता है ना। तो हम इसका क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस कितना ले सकते हैं, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर हमें कोई चीज का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। आर है बच्चों रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये डी कैसे, सपोज वो बच्चा यहाँ पे चला गया, अर्थ से दूर चला गया, अर्थ से दूर चला गया, तो हम ये जो डिस्टेंस लेंगे
दैट विल बी डी। यहाँ पे हम उसको आर नहीं लेंगे, उसको हम फिर क्या लेंगे, डी लेंगे। अब बच्चों इसमें कुछ रिलेशंस देखो। जी का हमने फॉर्मूला देखा, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। पहले इसके यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होगी, क्योंकि है तो ये भी एक्सेलरेशन ही ना, बेशक ग्रेविटी की वजह से हो बट है ये भी एक्सेलरेशन ही। तो अब देखो बच्चों, जी क्या है, जी कांस्टेंट नहीं है, जी किस पे डिपेंड कर रहा है, इधर आर पे या फिर डी पे, आर का स्क्वायर या फिर डी का स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या, अगर रेडियस बढ़ेगा या फिर कोई डिस्टेंस है सपोज, वो बढ़ेगा तो जी क्या होगा, घटेगा। हम क्या कर रहे हैं, अर्थ से दूर जा रहे हैं, अर्थ से दूर, सपोज ये अर्थ है, हम यहाँ पे ये डिस्टेंस लिया, तो क्या हो रहा है, पहले बॉडी यहाँ थी, फिर बॉडी देखो और दूर चली गई, क्या डी बढ़ रहा है, अगर डी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या, अर्थ से दूर, अर्थ से दूर जी क्या होगा, कम होगा। अर्थ के सरफेस पे भी बच्चों देखो, हमने अर्थ से दूर पे बात कर ली, अब सपोज, नॉट सपोज, अर्थ है, अर्थ इज नॉट प्रॉपर सर्कुलर, नॉट प्रॉपर स्फेयर। अर्थ क्या है बच्चों, प्रॉपर स्फेयर नहीं है, अर्थ की शेप कुछ ऐसी है, अर्थ इज समवेट bulged out from the equator and this flat from what poles, ये poles है, this is equator। अर्थ की शेप कौन सी है बच्चों, अर्थ की शेप है एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड शेप होती है अर्थ की, कि इक्वेटर से बल्ज आउट है और पोल्स पे थोड़ा सरफेस क्या है, फ्लैट, प्रॉपर स्फेयर नहीं है। अगर प्रॉपर स्फेयर नहीं है, ये इसका सेंटर है, तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये रेडियस ऑफ पोल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ पोल क्या होगा, कम होगा। रेडियस ऑफ इक्वेटर अगर ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से, जो रेडियस ज्यादा होगा तो जी क्या होगी, कम होगी। तो जी ऑफ इक्वेटर क्या होगा, कम होगा जी ऑफ पोल से। तो जी कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे रेडियस कम, रेडियस कम जी ज्यादा। यहाँ पे पोल्स पे क्या है, रेडियस कम है, तो यहाँ पे जी क्या होगा, ज्यादा होगा। एट पोल्स जी ज्यादा, एट इक्वेटर जी कम। अब बच्चों हम सोचते हैं कि देखो अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, कोई बॉडी दूर जा रही है, तो क्या हो रहा है, उसका जी कम हो रहा है। अब हम बोले कोई ऑब्जेक्ट के पास आ रही है, मतलब यहाँ आ जाए बिल्कुल पास पास पास, तो यहाँ तो और ज्यादा हो जाएगा मैक्सिमम, बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। एट सेंटर जी क्या होता है, जीरो। सेंटर पे जी जीरो होता है, पोल्स पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। एंड अगर धरती से दूर जाएंगे 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 तो क्या होगा, वो कम होता जाएगा। तो ये चार कंडीशंस है बच्चों, ये अच्छे से याद रखना। आगे चले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बारे में हमने सारा समझा है। अब ये देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो उसके नीचे की तरफ खींच रहा है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g एंड इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ कर रहा है वो, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है। The earth is not a perfect sphere as the radius of the earth increases from poles to the equator. अर्थ क्या है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, एलिप्सॉइड उसकी शेप है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इक्वेटर पे रेडियस है क्या है बच्चों, ज्यादा है, पोल्स पे क्या है, कम है। The value of g becomes greater at the poles, पोल्स पे g की वैल्यू ज्यादा हो जाती है,
देन द इक्वेटर। इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कम होती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। सॉरी, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जी जी जी, तो जी की कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना। कैपिटल जी की क्या वैल्यू थी वहां पर? 6.67 इंटू 10⁻11। तो क्या स्मॉल जी की भी कोई वैल्यू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? अब हम फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, पॉन में आर स्क्वायर। स्मॉल जी कहाँ पे देख रहे हैं बच्चों? अभी हम अर्थ पे देख रहे हैं। अर्थ पे स्मॉल जी क्या? तो मास ऑफ कितना लेंगे? मास ऑफ अर्थ लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। यस, हमें पता है। मास कितना होता है अर्थ का? 6 इंटू 10⁻24 kgs। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों? 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर मीटर्स में। अब बच्चों जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट रहेगी। अभी हमने बोला पोल्स पे और इक्वेटर्स पे अलग अलग होती है, जी ज्यादा होते हैं वहां पे जी कम होता है, बट वो इतना नेग्लिजिबल होता है। जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या लेते हैं? इसको हम कांस्टेंट ही लेके चलते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अर्थ की ये है, जरूरी नहीं मून की भी ये हो। मून की कोई अपनी ग्रेविटी होगी, उसका मास देखो अर्थ से छोटा है, तो उसकी क्या होगा? ग्रेविटी कम होगी डेफिनेटली। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जी ऑन अर्थ इतना है बच्चों। कोई दूसरे प्लेनेट पे इसकी वैल्यू अलग होगी, दूसरे प्लेनेट पे यही सेम वैल्यू नहीं होगी। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। 9.8 का अगर राउंड ऑफ करें 10, तो ये क्या करता है? कभी कभी हमारी कैलकुलेशंस इजी बना देता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9.8 ही लो, तो आपको 9.8 ही लेनी है। तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन में कट हो जाएगा या कोई ना कोई इजी बना देगा। अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है तो आप कोशिश करो, आप क्या लो? 10 लो। अब बच्चों देखो, हम डिफरेंस देखते हैं कैपिटल जी में और स्मॉल जी में। कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमने इसके बारे में भी पढ़ा, हमने इसके बारे में भी पढ़ा। देखो, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्स हम क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने अभी निकाली है ना ये वैल्यू। यस, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। हम यहाँ खड़े हैं, हम दूसरी कंट्री में खड़े हैं, धरती पे खड़े हैं, पानी में खड़े हैं, आकाश में खड़े हैं, प्लेनेट के बाहर खड़े, कहीं पे भी इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरीज एट प्लेस टू प्लेस। हमने देख लिया है, पोल्स पे अलग होती है, दूर जाएंगे तो घटेगी, सेंटर पे क्या होती है? 0 होती है। तो इसकी क्या करती है? प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने दोनों इसकी हमने यूनिट डिराइव करी थी। इसकी हमें पता है एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की बच्चों एक बार आप ऐसे देख लो, चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी हमको डेल्टा वी अपॉन में टी लिख सकते हैं। डेल्टा वी मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, इसलिए मैंने फटाफट रिवीजन के लिए आपको ये चीज बता दी है। इट इज नॉट जीरो एट सेंटर और एनीवेयर एल्स। बच्चों ये हमेशा कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू कहीं पे भी जीरो नहीं होगी। इवन अगर हम सेंटर पे भी ले जाते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ, वहां पे भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। इट इज जीरो एट सेंटर। हमने ये चीजें देखी हैं। The acceleration of an object
freely falling towards earth does not depend on the mass of the earth. बच्चों कोई ऑब्जेक्ट वो फ्रीली फॉल कर रहा है तो दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ, सॉरी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना भी हो, कोई आयरन की बड़ी बॉल हो, कोई कॉटन की छोटी सी बॉल हो, कोई एक बड़ा भारी सा पत्थर हो, कोई एक छोटा सा पत्थर हो, कोई भरा हुआ कोई बॉक्स है वो भरा हुआ है, कोई बॉक्स वो खाली, तो क्या है जो जी है, जी विल रिमेन सेम, जी विल रिमेन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो चेंज नहीं होगा, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है। अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं बच्चों, इधर देखो, it can be verified by universal law of gravitation. Let an object of mass m is allowed to fall from a distance of r. Distance of r मतलब हमने कोई भी distance ले लिया, r ले लिया, mass of object क्या है हमारे पास, m है, small m, from the center of the earth. अब देखो, then gravitational force हमें पता है, mass of earth, एक बॉडी क्या है अर्थ, दूसरी बॉडी क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट है, अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, स्टोन पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, F इज इक्वल्स टू एम ए ले लो, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं एम जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दोनों ही फोर्सेस हैं, इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, हमने इक्वल रख दिया, ये फॉर्मूला हमने जनरेट पहले ही कर लिया है। A is equals to G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है A का, या फिर G बोल सकते हैं हम। तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ कोई मास ऑफ ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसका मतलब क्या, वो एक्सेलरेशन जो है वो कैसे भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास ऑफ अर्थ पे वो डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ अर्थ पे वो डिपेंड करेगा, बट एक्सेलरेशन मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। So acceleration in an object falling freely towards the earth depends on the mass of earth and height of the object, कि वो कितनी हाइट पे है, हाइट बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, या हमने यहाँ पे रेडियस लिया था, from the center of the earth. Equation of motion when an object is falling freely towards the earth. उससे पहले बच्चों एक चीज, हम दो टर्म्स यूज कर रहे हैं, एक तो हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हम बोल रहे हैं ग्रेविटी, हम बोल रहे हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में बच्चों कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात बोलते हैं, दैट टू बॉडीज या टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, कोई भी दो मास होंगे वो अट्रैक्ट ईच अदर होंगे। अब छोटा सा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे दो मासेस कैन बी एनीथिंग, हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है ना कि भाई कोई भी दो बॉडीज है वो अट्रैक्ट करेंगी ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कोई भी दो मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक बॉडी क्या है, अर्थ है, दूसरी बॉडी कैन बी एनीथिंग, बट एक बॉडी इज मस्ट कि वो अर्थ होनी चाहिए, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी भी चीज को तो हम बोल रहे हैं ग्रेविटी लग रही है। तो ये चीज बच्चों थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए था। अब आगे चलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। कोई ऑब्जेक्ट है हमने ऊपर से फेंका, वो नीचे फ्रीली आ रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर फेंका, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है, सबको याद होनी चाहिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, 9th 10th 11th 12th में वो चलती हैं, वो हमारी हमेशा यूज होंगी, कितने भी न्यूमेरिकल्स आ जाए तो वो इक्वेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस बच्चों बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए सब बच्चों को। अब ये तीन इक्वेशंस क्या है, ये कोई भी फ्रीली, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, कोई भी बॉडी मोशन कर रही है मतलब चल रही है, तो किसी रोड पे चल रही है, कैसे भी वो चल रही है, तो हमने ये इक्वेशंस पढ़ी थी। यहाँ पे हम इक्वेशंस यही सेम पढ़ रहे हैं, किसके लिए, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो क्या हो रहा है बच्चों, वहां पे यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो क्या हम ए की जगह जी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने ए की जगह जी कर दिया। ये सारी इक्वेशंस में अब हम क्या यूज करेंगे, जी। जी की वैल्यू क्योंकि हमें पता है फिक्स है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहां पे हमें वैल्यू गिवन होती थी कि एक्सेलरेशन इतना है या एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमारी तो वैल्यू ही कांस्टेंट है, तो हमें ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जी की सॉरी। अब बच्चों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम देखेंगे साइन कन्वेंशंस कि किस पे बॉडी पे कौन सा साइन लगेगा, कौन सी वैल्यूज पे पॉजिटिव होंगी नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों वैल्यू नहीं बताएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव विल टेल द डायरेक्शन। अब देखो सपोज कोई बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग, यहाँ पे चिंटू खड़ा है। अब चिंटू ने कोई बॉल रिलीज की, यहाँ से रिलीज की या फिर थ्रो की, दो कंडीशंस हो जाएंगी, ये डाउनवर्ड्स हो रही है। अब बच्चों ये सपोज ओरिजिन, ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, नीचे वाले सारे नेगेटिव। कोई भी चीज जो नीचे आएगी वो होगी नेगेटिव, जो होगी ऊपर की साइड वो होगी पॉजिटिव। ये नीचे गिरा, रिलीज करा, पहले हमने रिलीज करा तो यू क्या हुआ, 0। ये नीचे आ रहा है बॉल, यहाँ पे आ गई, v अटेन कर ली, वेलोसिटी v क्या होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नीचे की साइड है। हाइट देखो, हाइट क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से करें, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होती है ना, इनिशियल से फाइनल, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जो होगी माइनस एच होगी। एच क्या, जो इसकी हाइट है, जो इसने हाइट, जिस भी हाइट से ये फेंकी गई है, रिलीज की गई है। जी क्या होगी बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा नीचे लग रही है, नीचे लग रही है तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। जी बच्चों हमेशा हमेशा नेगेटिव होगी, याद रखना। स्कूल में बता देते कि अपनी कन्वीनियंस से ले लो पॉजिटिव या ले लो या नेगेटिव, बट ऐसा नहीं करना। जी को हमेशा आप नेगेटिव लेके चलोगे, अदरवाइज आपको 11th-12th में दिक्कत आएगी जब आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स। टाइम बच्चों, टाइम होता है न्यूट्रल, उस पर कोई साइन नहीं लगता माइनस। ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि -2 आवर्स बिफोर, तो -2 आवर्स क्या, कुछ भी नहीं बताएंगे, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो टाइम हम किस में करेंगे, टाइम हम न्यूट्रल, उसमें कोई साइन यूज नहीं होता है। तो जो भी चीज नीचे है, वेलोसिटी नीचे है नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है नेगेटिव है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है नेगेटिव है, यहाँ से रिलीज किया तो ये क्या है, 0। अगर हमने यहाँ से थ्रो किया होता बच्चों, हमने यहाँ से थ्रो किया तो ये भी क्या, नेगेटिव हो गई ना। अगर हम इसको ऊपर थ्रो करते, ऊपर से ये नीचे आती, ऊपर जाके फिर नीचे आती, तो u क्या हो जाता, उस केस में u पॉजिटिव हो जाता बच्चों। उस केस में क्या हो जाता है, u पॉजिटिव, कि हमने ऊपर थ्रो किया, ऊपर से फिर वो नीचे आई तो u पॉजिटिव ऊपर लगा। हमने नीचे रिलीज किया, u 0। हमने नीचे थ्रो किया किसी वेलोसिटी से, तो भी u क्या होगा, नेगेटिव। अब चिंटू बिल्डिंग से उतर के नीचे आ गया, नीचे आके उसने क्या करा, उसने फिर से एक बॉल रिलीज करी, सॉरी फिर से एक बॉल थ्रो करी। हमें तो पता है ऊपर वाले पॉजिटिव, जो चीज नीचे लगेगी नेगेटिव। ऊपर थ्रो करी, इसने कुछ हाइट अटेन करी, सपोज h हाइट अटेन करी। ऊपर जितनी हाइट इसने अटेन करी, जहां पे जितनी हाइट अटेन करी, जहां पे जाके वो रुक गया, वो वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी।
तो इनिशियल क्या होगी, पॉजिटिव u, जो इसने यहां से लिया, यहां से उसने थ्रो किया, थ्रो कहाँ किया, ऊपर किया है, ऊपर किया है मतलब पॉजिटिव, v कितना हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट बच्चों इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो हमें पता है क्या होगा, पॉजिटिव h होगा। उसके बाद क्या, सॉरी g, जी तो हमें पता है कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जी क्या लग रहा है, बेशक हाई बॉल ऊपर जा रही है बट जी तो नीचे ही लग रहा है ना, अगर जी नीचे ही लग रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। टाइम क्या है, न्यूट्रल, इस पे साइन कोई नहीं लगेगा। तो ये चीज हमने देख ली बच्चों, वेरी इजी। वो 3 इक्वेशंस अच्छे से याद करनी है बच्चों। बच्चों एक चीज और, अगर मैंने वहां स्किप कर दी हो तो, g इज स्केलर क्वांटिटी, स्मॉल g इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है। g स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये कहीं पे भी ले जाओ g विल रिमेन सेम, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, उसका मैग्नीट्यूड है बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं पे भी ले जाओ इट विल रिमेन सेम। और g स्मॉल g वेक्टर क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, ये जहाँ पे हम लेके जा रहे हैं इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये चीज बच्चों याद रखना। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या करा है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज हम एक बॉल ले लेते हैं, उसको वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया है, वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, उसने यहाँ पे 10 मीटर हाइट अटेन की, 10 meters। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन अपवर्ड्स। अब बच्चों पहले हम सारी वैल्यूज लिखेंगे, हमें क्या क्या पता है, हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं। u हमारे पास मिसिंग है, यस। v हमें पता है, ऊपर डालते हैं तो वो हाइट कितनी अटेन करेगा, जहाँ पे v 0 हो जाएगा, तो v क्या हो गया हमारे पास 0। u हमें नहीं पता, क्या हमें टाइम पता है, हमें टाइम भी नहीं पता है। क्या हमें g पता है, g तो हमें पता है कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g हमारे पास कांस्टेंट है। अब इन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, कितनी वेलोसिटी से वो ऊपर फेंका। अब बच्चों थोड़ा अपना माइंड लगा के बताओ, वेलोसिटी से फेंका ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हमें क्या पता है, पॉजिटिव, तो हमें ये पता है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए u, वो पॉजिटिव में आना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि वो पॉजिटिव आता है या नहीं। हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, QAS, क्योंकि हमारे पास t नहीं है, हमारे पास t नहीं है तो हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं। v हमें पता है कितना 0, u स्क्वायर कितना हमें निकालना है 2, a कितना -9.8, s कितना होगा बच्चों, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो हाइट अटेन करी, हाइट कितनी अटेन करी है 10 मीटर्स। u को अगर हम इधर ले तो ये -u² बन जाएगा, और इसकी जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे -196। अब ये माइनस हमने ये माइनस हटा दिया, कैंसिल कर दिया, u कितना बनेगा √196, √196 कितना होता है 14 मीटर पर सेकेंड। u हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, क्या u हमारे पास पॉजिटिव आ गया, यस। इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर ठीक आया है। कैलकुलेशन की अलग बात है बट साइन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम लिया उसने बच्चों। टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो v इज टू यू प्लस एटी, या s इज टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दोनों लगा सकते हैं बट अभी हम लगाते हैं v इज टू u प्लस एटी, एटी और gt, g भी यूज कर सकते हैं, a भी यूज कर सकते हैं बच्चों, बट माइंड जो वैल्यूज डालो वो आपको g के ही डालनी है। v कितना 0, u कितना बच्चों, u हमने निकाल लिया है 14,
जी हमारे पास हमें पता है 9.8, जी माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, टाइम हमें निकालना है। 14 इधर आके -14 हो जाएगा। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इसके साथ यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। साइन साथ में रखना है बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 अपॉन में 9.8, 1 अप्रोक्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हमारे टाइम हो गया। टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये हमारा टाइम निकल गया, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी निकल गई। अब आगे देखें, मास। देखो बच्चों, मास क्या होता है, कोई भी बॉडी उसमें कितना मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मैटर है, दैट इज मास। अब हम मास और वेट, इससे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टर्म है, दैट इज वेट। मास और वेट में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमने जैसे सपोज कोई बॉडी है, उसका मास है 30 kg, हम बोलते हैं उसका वेट है 30 kg। जैसे हम वेट मापते हैं कि कितना है, तो वो कितना हम बोलते हैं किसका 30 kg वेट है। बट 30 kg वो वेट नहीं होता बच्चों, 30 kg वो उसका मास होता है। वेट 30 kg नहीं होता है, वेट होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हम वो आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम मास का बोलते हैं। तो जो वो हमने मेजर किया, दैट इज नॉट वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज मास ऑफ द बॉडी। मास क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। जैसे मेरी बॉडी में जितना मैटर है, जो भी, वो सारा क्या है, मेरी बॉडी का मास है। मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है बच्चों, वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा। कैसे वेरी नहीं करेगा, अगर सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे, मेरा मास है 30 kg, 30 kg नहीं है वैसे, बट वैसे ले रहे हैं 30 kg। मैं जा रही हूँ सपोज कहाँ पर, दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में मैं घूमने गई, वहां पे मैंने अपना देखा तो मेरा मास कितना है, 30 kg ही आएगा। मैं मून पे चली गई तो भी मेरा मास कितना रहेगा, 30 kg। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मून पे जाके मेरा मैटर कम हो गया, मेरा अंदर से जो भी मेरे अंदर था मैटर वो कम हो गया, कि भाई सेल्स कम होने लगे, ब्लड कम होने लग गया, या जो भी मेरे अंदर मैटर है वो कम हो गया, नहीं होगा ना ऐसा। तो मेरा मास कहीं पे भी होगा वो सेम रहेगा। अब अगर मेरा मास सेम है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ दैट मास इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है मतलब क्या, हम उसको कहीं भी ले जाएं उसकी डायरेक्शन, सॉरी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब ऐसा यूनिट ऑफ मास, वो तो हम इतनी देर से बोल ही रहे हैं ना, ऐसा यूनिट क्या, केजी। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है बच्चों, केजी। अब आ गया हमारा वेट। वेट क्या है, कोई भी फोर्स जिससे वो जो ऑब्जेक्ट है अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स अर्थ या टुवर्ड्स एनी, जैसे अगर हम मून पे है तो मून पे उसका किस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है। फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। अर्थ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है। तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो, the force with which an object is attracted towards the center of the earth, सेंटर ऑफ अर्थ से जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हम बोल रहे हैं फोर्स से, फोर्स से, फोर्स से। तो क्या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम फोर्स से, फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA। अब यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, G यूज करेंगे, क्योंकि हम अर्थ की बात करें, अर्थ का ऊपर एक्सेलरेशन कितनी होगी, G। हमने बोल दिया F इजिकल्स टू एम जी, F इजिकल्स टू एम जी, तो क्या हम वेट को भी बोल सकते हैं mg, बिल्कुल बोल सकते हैं। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या हम बोलते हैं, वेट। तो इसका हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वेट इज द फोर्स। तो वेट भी क्या है, वेट भी फोर्स ही है। वेट इज द फोर्स एंड इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। वेट क्या है, फोर्स है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो क्या वेट की भी ऐसा यूनिट न्यूटन होगी, बिल्कुल वेट की भी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन। इट डिपेंड्स ऑन जी एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
किस पे डिपेंड करता है बच्चों? जी पे डिपेंड करता है। जी पे डिपेंड कैसे करता है, हमने देखा है फॉर्मूले से। और जी पे डिपेंड करता है तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे उसका कोई और हमारा वेट है जो कुछ और होगा। जैसे मून पे गए, वहां की ग्रेविटी अलग है, फोर्स अलग लगाएगा, वो फोर्स अलग लगाएगा तो क्या होगा? वहां पे भी चेंज होगा। इवन अर्थ पे भी जी कहाँ पे ज्यादा होता है? पोल्स पे ज्यादा होता है। अगर जी पोल्स पे ज्यादा है तो वहां पे वेट भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। जी इक्वेटर पे कम है तो वहां पे वेट भी क्या आएगा बच्चों? कम आएगा वेट वहां पर। ये चीज आप समझे? अब आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इट इनटू न्यूटन। अगर हम 1 kg वेट ले तो उसको हम न्यूटन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वी नो दैट W इज इक्वल्स टू mg। हमने ये फॉर्मूला देखा है। अगर मास 1 kg है, g हमें पता है इट इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो W क्या निकाल सकते हैं? m इंटू जी करके। तो 1 kg वेट कितना आ गया? 9.8 न्यूटन के बराबर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ that acts on an object of mass 1 kg is called 1 kg weight। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लग रहा है 1 kg बॉडी पे, तो वो कितना लग रहा है? 1 kg वेट फोर्स लग रहा है। अब देखो बच्चों, मास और वेट में डिफरेंस देखते हैं। मास क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कौन से में? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जब हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा तो हमने वहां क्या पढ़ा? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अगर मास इनर्शिया का मेजर है, इसका मतलब क्या? जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी किसी चीज को रेजिस्ट करने की। किसी चीज मतलब अगर वो रेस्ट में है इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट, अगर वो मोशन में है दैट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन। उसका इनर्शिया मास पे डिपेंड करेगा। अगर कोई चीज हैवी है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। weight is equals to mass into acceleration due to gravity, m into g। The total quantity of matter contained in an object is called the mass। कितना उसमें matter भरा हुआ है? It is the gravitational force by which earth attracts an object is called weight of the object। mass of object remains constant at all the places। कहीं पे भी लेके जाओ mass remain constant, weight क्या होगा? चेंज होगा। क्यों? क्योंकि g चेंज हो रहा है। जी चेंज होता रहेगा तो क्या होता रहेगा? वेट भी चेंज होता रहेगा। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट एनी प्लेस। कहीं पे अगर जी की वैल्यू जीरो भी है, कहां पर होती है जी की वैल्यू जीरो? सेंटर ऑफ द अर्थ, वहां पर भी मास चेंज नहीं होगा। बट सेंटर ऑफ द अर्थ पे अगर जी की वैल्यू जीरो है बच्चों, इधर देखो, वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। अगर g हुआ जीरो तो वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो वाट? जीरो न्यूटन। अब आगे चले। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। बच्चों हमने अभी अर्थ पे वेट पढ़ लिया, अब हम मून पे देखेंगे कि मून पे कितना होगा, और फिर हम देखेंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में मून पे कितना होगा। The weight of an object on earth is the force with which the earth attracts the moon। वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, तो वही क्या होगा? उसका मून होगा, सॉरी वही क्या होगा? उसका वेट होगा। In the same way the weight of an object on moon is the force with which the moon attracts the earth। तो सेम वे में मून कितना अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को या कोई और हम ग्रेविटी बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक बॉडी क्या होनी चाहिए? अर्थ होनी चाहिए। तो वो जो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा वो उसका वेट बताएगा। द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। हमें पता है जो मून का मास क्या है? अर्थ से कम है। तो मून का रेडियस भी क्या है? अर्थ से कम है। ड्यू टू दिस मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स। और देखो बच्चों, मास कम है तो क्या करेगा? उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कम लगेगा। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, हम रिलेशन निकालते हैं। यहाँ पे देखो, रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट
अर्थ पे कितना है और वो अर्थ के रिस्पेक्ट में मून पे कितना होगा, वो हम एक रिलेशन निकालेंगे। हमें ये क्वांटिटीज पता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो पहले हम अर्थ का देखें, वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ क्या होता है बच्चों? फोर्स होता है ना। तो फोर्स का हमें क्या ये फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला हमें पता है ना, ये भी है तो फोर्स ही। तो हम ये लगा के क्या, जी कांस्टेंट है, इसे हम ऐसे ही रखते हैं। मास ऑफ अर्थ कितना लेंगे? 5.98 into 10 raised to the power 24। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ पे ले या फिर कहाँ ले, हम मून पे ले, मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वो मास कहीं पर भी ले जा दैट विल रिमेन सेम। तो ये भी अभी के लिए क्या है? कांस्टेंट है। अब क्या लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 into 10 raised to the power 6 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 1.48 into 10 raised to the power 11 into g into m। हमने जब इसे सॉल्व कर दिया और ये दो चीजें कांस्टेंट हमने ऐसे ही ली, तो ये चीज हमारे पास आ गई वेट ऑफ अर्थ। अब हम लेते हैं वेट ऑफ मून। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ मून और मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हम क्या निकाल रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट के बारे में निकाल रहे हैं ना, तो दूसरा हम क्या लेंगे? वो ऑब्जेक्ट लेंगे। रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, जी कांस्टेंट होगा, जी कहीं पर भी ले जाओ इट विल रिमेन कांस्टेंट। मास ऑफ मून कितना दिया है? 7.36 into 10 raised to the power 22 इंटू में मास ऑफ ऑब्जेक्ट। नीचे क्या लेंगे? रेडियस ऑफ मून कितना है? 1.74 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। इसका हम क्या लेंगे? होल स्क्वायर लेंगे बच्चों। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई? अब हम इसे सॉल्व कर दें तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा? 2.43 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एम। हमने जब इसे सॉल्व कर दिया, हमने हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों? वेट ऑफ अर्थ, सॉरी वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ करते हैं। वेट ऑफ मून हमारे पास कितना आया? 2.43 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। वेट ऑफ मून कितना आया? 1.48 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। जी एम इसके साथ और जी और एम इसके साथ भी। अब देखो ये दोनों तो सेम है ना, इसको हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। जब हमने ये चीज सॉल्व की तो बच्चों हमारे पास आया 1/6। अप्रोक्स कितना आया बच्चों? 1/6 आया। अब वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑन अर्थ, हमारे पास ये आ गया 1/6। अब बच्चों क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ऑन मून ले लो, मून is equals to 1/6 of weight of object on earth। मतलब क्या? अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट जितना था उसका 1/6 कितना होगा? मून पे होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज उसका वेट है 6 kg, उसका सॉरी नॉट 6 kg, 6 न्यूटन। सपोज उसका वेट है कितना? 6 न्यूटन। तो वेट ऑन मून कितना होगा? 1/6, 1 न्यूटन हो जाएगा। ये बच्चों समझने की अच्छे से कोशिश करो, क्या हो रहा है ये? जितना मून पे वेट है उसका 1/6 क्या हो जाएगा? सॉरी जितना अर्थ पे है उसका 1/6 क्या हो जाएगा मून पे? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मून की जो ग्रेविटी है वो कम है, मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है।
किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में कितना कम है? 1/6 कम है। अब इधर देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 10 न्यूटन है बच्चों। देन मेजर्ड, व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ कितना है? 10 न्यूटन है। What would be its weight measured on the surface of moon? मून के सरफेस पे इतना, इसका वेट कितना हो जाएगा? हमें पता है वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। 1/6 वेट ऑन अर्थ कितना है? 10 न्यूटन। जब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे 1.6 समथिंग आएगा। तो ये कितना हो गया? ये आ गया हमारे पास वेट ऑन मून। देखो बच्चों, वेट ऑन अर्थ कितना था? 10 न्यूटन। वेट ऑन मून कितना आ गया? 6 न्यूटन आ गया बच्चों। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे थर्स्ट, प्रेशर, बायंसी, बॉडी विल इधर सिंक और फ्लोट, वो सारा हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ो बच्चों।